क्या था अपना डिस्कशन आज का? सेक्शन सी एंड डी। तो आप निकाल लें शीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन C5 पूछना है। क्या पूछना है C5 में? फाइंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज ए फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो हम ये जानते हैं VLV। अब इसका जो L होगा वो x के दो कोऑर्डिनेट आएंगे, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन के का रूट प्लस माइनस। तो L इसका दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट वाई बाय के। तो इसमें पुट कर देंगे। V क्रॉस B डॉट DL, चलती हुई रॉड बैटरी बच जाती है, BVL की बैटरी। तो इसमें क्या पूछना चाहते थे आप? सीधा तो सवाल है ये। एरिया वेरिया क्यों निकालेंगे हम? आ गया ना? एरिया निकालना क्यों चाहते हैं हम? क्यों हम मैथमेटिक्स में जाएं, पहले इंटीग्रेट करें फिर डिफरेंशिएट करें? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला नहीं पता ना। तो एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस पैराबोला के नीचे का एरिया निकालोगे, रेक्टेंगल के एरिया में से पैराबोला का एरिया घटा दोगे, तो वो एरिया मिल जाएगा जो आपको चाहिए। हाँ वो पढ़ा गया, हाँ। हाँ तो वो तो यही है जो हमने किया है, PLV तो आएगा उससे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर मिल गया C5 का। अब पार्ट 2 में कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 3 में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पार्ट 2 का C4 एक रेजिस्टेंस AB जो स्लाइड करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसको हटा करके हमने एक सेमी सर्कल से रिप्लेस किया। तो हमने पढ़ा था कि टेढ़े मेढ़े को सीधा कर देते हैं हम, टेढ़े मेढ़े को सीधा कर देते हैं हम। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो सिर्फ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट सीधी लेंथ पे डिपेंड करता है। V क्रॉस B डॉट डेल्टा L वेक्टर आता है। तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ भी हो, एंड पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये चाहिए, डेल्टा L वेक्टर। इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेमी सर्कल हो या और कुछ भी क्यों ना आ जाए, BVL की बैटरी तो फिक्स है। ठीक है, और बताइए पार्ट 3 में कोई सवाल नहीं? और क्या था फिर? अब HLP पार्ट पार्ट 3 का C1 सवाल है कोई? C1 वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड यूनिफॉर्मली। इस लूप को यूनिफॉर्मली बाहर निकालने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो जब हम इस लूप को बाहर निकालेंगे तो उसमें एक करंट आएगा ILB, फोर्स आएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा।
अच्छा, ये करना चाहते हैं कि टोटल कितना, तो आपने आई निकाल लिया, आई कांस्टेंट आ रहा है, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर तो पावर हो गया, पावर इंटू टाइम, वर्क डन हो गया, उतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हाई लेवल प्रॉब्लम निकाल लीजिए। हाई लेवल प्रॉब्लम्स, एचएलपी की समस्याएं आपके टेस्ट सिलेबस में है ना वो। क्या टॉपिक है आपके टेस्ट सिलेबस में? ईएमआई तक कुछ भी आ सकता है, यूं ना। ईएमएफ तो पूरा ही आ रहा है, तो वो तो उस टॉपिक के सवाल तो हाई लेवल वाले में है ही ना। तो अब आप बताइए कि कितने सवाल पूछने थे उसमें, कितने दिए थे भाई? कौन से कौन से? 19 से 22? तो अब बताओ भाई, 19, 20, 21, 22 हो गए सारे? इजी है, बढ़िया बात है ये तो। अच्छा, अच्छी बात है फिर तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ भी है, और ये रॉड घूम रही है। इस रॉड का लेंथ है 2L, रेजिस्टेंस है 2R, कांस्टेंट ओमेगा से इसे घुमाया जा रहा है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, आर में। ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस लेस वायर, ये फिक्स रेजिस्टेंस लेस वायर है। ये कंडक्टिंग रॉड है जिसका रेजिस्टेंस 2R है, इस रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस R है, ये भी फिक्स है। ये नहीं घूम रहा रेजिस्टेंस, सिर्फ ये रॉड ही घूम रही है। और ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। तो आपको ये बताना है कि फाइंड करंट थ्रू रजिस्टर। हाँ, ये जो वाइट है ये वायर है, और ये जो येलो है वो रजिस्टर है, और ये जो पिंक है ये रॉड है। आ जाइए।
हो गया है। चलो अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर घूमता है तो वो बैटरी बन जाता है, और उसमें जो ईएमएफ आता है बी ओमेगा R2² माइनस R1² बाई 2, कैसा फॉर्मूला है? तो कोई कंडक्टर में अगर घूम रहा है तो उसके दो एंड के पॉइंट जो है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके निकालने की बात आ रही है। तो ये जो रॉड है ये घूम रही है ऐसे, तो ये बैटरी बन जाएगी। बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल V क्रॉस B से डिसाइड होगा। V ऊपर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B से इधर आ गया, इस वाले पोर्शन का। और जो इधर वाला पोर्शन है उसका V नीचे, और B इधर, तो V क्रॉस B से इधर बन जाएगा। तो इसका एक चित्र, सर्किट डायग्राम मिल गई हमें। एक बैटरी कुछ ऐसी, बी ओमेगा R² बाई 2। एक और बैटरी बी ओमेगा R² बाई 2, और एक ये रजिस्टर। तो घूमती हुई रॉड सच्ची बात है। आर तो एल है ना, तो आर की जगह एल रखेंगे। फॉर्मूले में आर की वैल्यू एल रखनी थी। तो बी ओमेगा L² बाई 2, बी ओमेगा L² बाई 2, दोनों हिस्सों का रेजिस्टेंस आर आर और इसका रेजिस्टेंस आर। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मानते हैं। जीरो, जीरो, ये हो गया V। तो अब इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, V और जीरो के बीच, एक तरफ V और एक तरफ जीरो। तो हमें मिल गई एक बैटरी और एक रजिस्टर। हमें मिल गई एक और बैटरी और एक और रजिस्टर और एक रजिस्टर। तो ये सर्किट रीड्रॉ हो गया। बैटरी बनाने के बाद तो चैप्टर खत्म हो जाता है ईएमआई, फिर दूसरा चैप्टर चालू होता है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी हो गया, दोनों बराबर के रेजिस्टेंस, तो इनका इक्विवेलेंट तो ई आएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अब हमें तो ये टोटल वाला करंट चाहिए था, तो इस करंट की वैल्यू हो जाएगी E/3R/2। अब E का वैल्यू भी रख देते हैं, 2/3R बी ओमेगा L²बाई 2। 2 से 2 काट देते हैं, तो बी ओमेगा L²/3R। यही आया होगा करंट। कितना आसान काम है, आसान सा चैप्टर है ये, है ना। अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में डूबा हुआ है उसका मामला अलग है, उसका सब कुछ डूब रहा हुआ। तो ये अब की बार हमने जो सवाल किया ना उसमें
फैराडे का नियम यूज नहीं किया क्योंकि इसमें आसान पड़ रहा है, उससे भी हो जाएगा। उस समय हमने एक एक रॉड वाला किया था, याद होगा, इधर आधार नहीं जोड़ा था। कर सकते हैं इसको भी उससे, है ना। तो फिलहाल ये आसान है हमारे लिए, हमने कर दिया। दूसरा सवाल करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमें मेटल का बना हुआ है। ये मेटल का बना हुआ है। ये इस तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, इस तरफ 2v वेलोसिटी से जा रहा है, और ये घूम रहा है 3v/l से। 3v/l से ये घूम रहा है। l क्या है l ये सभी की लेंथ है, ये l है, ये l है, ये सब l लेंथ के हैं, बराबर लेंथ के हैं सारे। तो ये ऐसे चलता हुआ घूमता हुआ जा रहा है स्पेस में, उस इलाके से गुजर रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड है। इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ। तो आप तो बस इतना सा काम कर दीजिए कि 2 पॉइंट ले लेते हैं हम। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। P और Q में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? फाइंड VP माइनस VQ। घूमते हुए, चलते हुए इस कंडक्टिंग स्ट्रक्चर का हिसाब चाहिए। हो गया।
तो अब हम सॉल्व करते देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, dv इज इक्वल टू v क्रॉस v डॉट dl। ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है। अब हम ये जानते हैं कि रोटेशन अध्याय में हमने पढ़ा था v ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस v ड्यू टू रोटेशन, ऐसे v को रिप्लेस किया जा सकता है। तो dv इज इक्वल टू v ट्रांसलेशन प्लस v रोटेशन क्रॉस b डॉट dl। तो dv, तो v ट्रांसलेशन क्रॉस b डॉट dl प्लस v रोटेशन क्रॉस b डॉट dl। तो ये रोटेशन का आ गया, ये ट्रांसलेशन का आ गया। तो dv ड्यू टू, तो dv ड्यू टू ट्रांसलेशन, dv ड्यू टू रोटेशन। तो हमें ये पता लग गया है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से निकाल लो, सिर्फ रोटेशन की वजह से निकाल लो, फिर जोड़ लो। अलग अलग करके जोड़ने का काम कर सकते हो। तो हम वही काम करते हैं। तो उसके लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। पहले लिखेंगे डेल्टा वी ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो पी और क्यू में डिफरेंस चाहिए, तो तीर का निशान ऐसा होगा, हेड वाले में से टेल वाला सब्ट्रैक्ट होगा। तो सिर्फ हम ट्रांसलेशन का कैलकुलेशन करते हैं पहले। तो इस ट्रांसलेशन की कैलकुलेशन में हमारे पास फॉर्मूला है v क्रॉस b डॉट डेल्टा एल वेक्टर। तो ट्रांसलेशन में सबका v एक होता है। ये हम ये जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेट करती है, घूमती नहीं, तो हर पॉइंट का वेलोसिटी एक होता है, सब जगह b एक जैसा है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा सीधा, यहाँ से लेके वहां तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पर v की जगह पुट करेंगे वी आई के टू वी जे के, वी आई के टू वी जे के क्रॉस b माइनस बी के माइनस बी के डॉट डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इसको निकालने के बाद डॉट, तो ये हो जाएगा 2l प्लस एल, 2l आई के एल जे के। तो ये डेल्टा वी ट्रांसलेशन आ गया। तो इस प्रकार हम सिर्फ ट्रांसलेशन का हिसाब लगा रहे हैं। तो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे प्लस हो जाएगा। तो बी वी जे के, फिर जे क्रॉस के क्या होता है, आई माइनस टू बी वी आई के, फिर 2l आई के एल जे के। अब डेल्टा वी ट्रांसलेशन, डेल्टा वी ट्रांसलेशन का मतलब है यहाँ पर वी पी माइनस वी क्यू ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो जे वाला जे से गुणा हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस बीवीएल, प्लस बीवीएल माइनस 4 बीवीएल, प्लस बीवीएल माइनस 4 बीवीएल माइनस 3 बीवीएल। तो कितना आसानी से ये ट्रांसलेशन का पार्ट हो गया। अब रह गया रोटेशन का नंबर, वो तो और भी आसान है। डेल्टा वी रोटेशन, तो ये तो होता है बी ओमेगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाई टू
बस इसमें हमें प्लस माइनस का हिसाब देखना पड़ेगा कि कौन हाई पोटेंशियल पर होगा। तो ये ऐसे घूम रहा है, अब ट्रांसलेशन बंद, सिर्फ घुमाएंगे, सिर्फ घूम रहा है। तो घूमने के हिसाब से v इधर है, b अंदर है, v क्रॉस v ऊपर, तो जिसका रेडियस बड़ा होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा। तो इसका रेडियस तो l है और उसका रेडियस √2l है ना। यहाँ से वहां तक ज्वाइन करेंगे तो √2l और इसका l, तो √2l वाला बड़ा है तो यानी p माइनस क्यू प्लस आएगा। तो vp माइनस वी क्यू रोटेशन, ओमेगा की वैल्यू क्या है 3v/l, तो ये आया √2l का स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, माइनस l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया vp माइनस वी क्यू ड्यू टू रोटेशन 3/2 bvl, 3/2 bvl ये है और -3 bvl वो है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो vp माइनस वी क्यू जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा -3 bvl बाई 2, आंसर आ जाएगा। मतलब -3 bvl प्लस 3/2 bvl मिला के बचा -3/2 bvl। ठीक है, आप लोगों ने यही निकाला होगा, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, बहुत आसान काम है ये तो, है कि नहीं है। अब देखो ये जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके लिए तो कठिन है, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे निकाल रहे हैं, क्या चल रहा है ना, अजीब ही बात है ये। और जो ध्यान दे रहा है उसके लिए तो बहुत आसान काम है ये। एक सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसे। कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो। रिलेटिव से सॉल्व करना चाहते हो, क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हो। तो मूविंग फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड बदल सकता है। जैसे तुम कह रहे हो कि क्यू चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, अगर मैं v वेलोसिटी से जाऊंगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगाऊंगा, 0 हो गया। एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से जा रहा है, तुम कहो कि मैं बराबर भाग लेता हूं, तो कंडक्टर तो रेस्ट पे हो गया। अब तो b वही है, तो तुम्हारे हिसाब से तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ईएमएफ पैदा ही नहीं होगा, है ना। तो भागती हुई फ्रेम में b का क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला जानते नहीं, इसलिए ऐसा करते नहीं। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। एक मेटल की डिस्क है जो घूम रही है, प्योर रोलिंग कर रही है, v/r से प्योर रोलिंग करते हुए जा रही है। तो आप तो इतना बता दो कि यहां से, इस पॉइंट से, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, जो कि यहां से r/2 डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट p हो गया, ये पॉइंट q हो गया, लोएस्ट पॉइंट q हो गया, ऊपर वाला पॉइंट p हो गया, अंदर की तरफ b हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो आपको दिखा रखी है वो है कंडक्टिंग डिस्क,
ये कंडक्टिंग डिस्क है जो कि v स्पीड से भाग रही है। तो अब आप मुझको बताएंगे कि vp माइनस vq क्या है। ये रोलिंग करती हुई जा रही है। हो गया ना। क्या चीज? क्या चीज जीरो? वो तो किसी एक जगह जीरो मान सकते हो ना। हाँ, फिर निकाल के कर लो। देखो जरा, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ? न जाने कैसे करते हैं लोग, कैसे लोगों का आंसर आ जाता है। देखो, ईएमआई जैसे चैप्टर इजी इसलिए होता है क्योंकि ये सीधा क्लिक करते ही वैल्यू पुट करने का होता है। मैथ्स माने वैसा टफ नहीं है, सॉल्व करने वाला पार्ट। बस बीएलवी ऐसे लिखा और आंसर तुरंत, फटाफट आंसर आता है। जिसको क्लिक करके उसका आंसर है तुरंत। जैसे देखो कैसे सॉल्यूशन। देखो, हम ये जानते हैं कि जब कोई प्योर लिंक करता है तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, वो हिंज बन जाता है एक इंस्टेंट के लिए। और फिर हमको डेल्टा वी बी ओमेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर/2 वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस है r, ये r/2। तो ये कितना हो जाएगा फिर? √5 r/2। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो v क्रॉस बी से
जो ज्यादा रेडियस पर है उसका बड़ा होगा पोटेंशियल। तो वीपी माइनस वी क्यू, बी ओमेगा की जगह आ गया वी बाई आर, और √5r/2 का स्क्वायर बाई 2, तो 5 BVR बाई 8, 5 BVR/8। क्या आप लोगों ने यही निकाला? सही निकाला। प्योरोलिंग में लोएस्ट पॉइंट एक हिंज की तरह काम करता है, तो ये फिक्स एक्सेस रोटेशन बन जाता है। तो नीचे वाले पॉइंट के अबाउट रोटेशन मानो, एक अकेला फॉर्मूला लगा दो, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये है एक रास्ता, छोटा रास्ता। दूसरा रास्ता, मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या करना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन का अलग निकालना चाहते हैं, रोटेशन का अलग निकालना चाहते हैं, तो वो करते हैं। मान लेते हैं कि ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, बी क्रॉस वी। अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने से उसमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो अब ये डिस्क जो है वी वेलोसिटी से जा रही है, सिर्फ ट्रांसलेशन ले रहे हैं, तो सबका भी एक है, ओमेगा खत्म हो गया। तो बी क्रॉस वी से नीचे की तरफ आ गए, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बीवी के बराबर है। तो जब ये ट्रांसलेट करेगा तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वैल्यू बीवी के बराबर होगी। और जब ये रोटेट करेगा तो फिर क्या होगा? जब ये रोटेट करेगा तो बी क्रॉस वी यू घूम रहा है, बी क्रॉस वी तो सेंटर की तरफ, तो बी क्रॉस वी से आया सेंटर की तरफ। एक रेडियस वाले का एक ही पोटेंशियल होगा, सभी r/2 वालों का एक पोटेंशियल होगा, और सभी बी ओमेगा आर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है। तो अब मुझको मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस दिखाऊंगा। तो पी पॉइंट से इधर जाऊंगा ट्रांसलेशन में तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, नीचे जाऊंगा तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वीपी मान लिया, फिर इधर गया तो जीरो, फिर नीचे गया तो घट गया। तो कितना घट गया? तो अब अपन लिख रहे हैं वीपी, फिर माइनस ई इंटू, ई की वैल्यू है बीवी, बीवीआर, आर नीचे गया ना, बीवीआर। तो बीवीआर इस पॉइंट का हो गया इज इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन की वजह से आ गया वीपी माइनस वी क्यू ट्रांसलेशन इज इक्वल टू बीवीआर। ट्रांसलेशन वाला बीवीआर आया भाई, अब रोटेशन वाला तो रटा रटा है। तो अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो पी वाला कम होगा, क्यू वाला ज्यादा होगा। तो वीपी माइनस वी क्यू रोटेशन, तो बी ओमेगा
ओमेगा है वी बाय आर स्क्वायर माइनस आर बाय 2 का स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना हो गया? माइनस आएगा क्या यहाँ पर? एक माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि उल्टा साइन होगा। तो वीपी माइनस वी क्यू का वैल्यू क्या है? -3 PVR बाय 8। तो -3 PVR/8 रोटेशन की वजह से और +PVR ट्रांसलेशन की वजह से, तो ऐड किया तो 5 PVR/8 आ गया। कौन सा मेथड बढ़िया लगा? फर्स्ट मेथड, ठीक है। ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंड का पोटेंशियल वही क्यू का है, और अपन को इस ग्राउंड का अगर जीरो तो इसका जीरो हो गया, तो उसका जीरो और उसका कुछ डिफरेंट होगा ना। कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, ऐसा ऐतिहासिक बात जो हमने कभी पढ़ी थी, वो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी। अब स्टैटिक्स नहीं चल रहा है, डायनेमिक्स चल रहा है, चार्ज घूम रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का मुकाबला हो रहा है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मुकाबला इलेक्ट्रिक फील्ड से होता था, सब कैंसिल होके बराबर हो जाता था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले गया है, पहले कैंसिल हो जाता था। ये तो डिस्कस किया था मैंने कि उस कंडक्टर वाले चैप्टर में ई से ई कैंसिल हो रहा था, अब की बार तो बी के फोर्स से ई आ गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार अपन ने ट्रांसलेशन, रोटेशन, कॉम्बिनेशन सब कर लिया। अब नेक्स्ट केस की तरफ जाते हैं, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके आने से जो घटना है वो अलग तरह से समझाई जाएगी। मतलब हमने फैराडे का नियम ये जाना था कि किसी भी कंडक्टिंग लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है, उसकी वैल्यू -d∅dt के बराबर होती है, उसे करंट आ जाता है। ये सब हमने निकाल लिया। फिर हम इसकी तरफ आगे बढ़े कि क्यों पैदा होता है, तो हमने वो सारी घटनाएं वापस से समझाई कि क्योंकि कंडक्टर जा रहा था, उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता था, जिससे ईएमएफ पैदा हो जाता था। अब हम इस विचार से सारे सवाल नहीं समझा पाएंगे, कुछ सवाल है जिन्हें नहीं समझा पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ये वाला सवाल देखो, ये अपना प्रारंभिक क्वेश्चन था कि एक कंडक्टिंग लूप है ये, और इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा अपन ने शुरुआत में किया था। मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो हमने इसमें निकाला था कि कितना करंट पैदा होगा। लूप का एरिया दे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा, निकाल रखा है। अब सवाल है कि क्यों, करंट क्यों पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से ऐसा क्या हुआ कि करंट फ्लो हो गया? ये सवाल आया। ये कंडक्टर तो फिक्स्ड है, ये तो चल ही नहीं रहा है,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन चलने कैसे लग गए, करंट कैसे पैदा हो गया, इसको समझाने के लिए अभी तक जो हमने पढ़ी थ्योरी उसमें ऐसा कोई विचार नहीं है कि उसे हम कैसे समझाएंगे। तो फिर इसके लिए एक दूसरे विचार की जरूरत पड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा गया। जब इसका आंसर मिला तो हमें पता लग गया कि ये अलग बात है और वो जो पहले पढ़ा था वो अलग बात है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलता है तो किसी कंडक्टिंग लूप में करंट क्यों बहता है, ये सवाल है। तो इसके पीछे फिर लोगों ने ये कहा, करंट फ्लो करने के लिए कोई फोर्स तो चाहिए। बिना फोर्स लगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा। हमने ये पढ़ा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है। बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में जाता है और वो फिर वायर के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है जिसमें उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इससे पहले वाले हिस्से में पढ़ा था कि कंडक्टर को जब चलाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उन पे फोर्स लग जाता है। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर को तो चला ही नहीं रहे हो। नो मोशन, नो मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई गति ही नहीं तो कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं। तो प्रकृति के चार फोर्स तो जानते थे हम, है ना। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स, एक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक तो एक ही में आता है। न्यूक्लियर वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इनमें से हमें समझ में आ रहा है कि चार्ज पे लगने वाले तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स तो ठहरे हुए चार्ज को भगा नहीं सकता, तो जरूर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा है, देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि जरूर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप का फोर्स होगा। वो तो स्टेशनरी चार्ज पे लग सकता है, वो तो रुके हुए चार्ज को भगा सकता है, वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ला सकता है, वो तो करंट पैदा कर सकता है। तो एक नया विचार था ये कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा है कि नहीं है, फिर इसका टेस्ट किया गया। टेस्ट करने से पता लग गया कि हाँ है, ऐसा हो रहा है। तो ये नई खोज हो गई। खोज क्या हो गई, लिख लेते हैं। whenever magnetic field changes with respect to time, then electric field is created in space. जब जब मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो ये तो कुछ नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो हमने पहले नहीं जाना था। ये एक नई घटना हो गई। इस कंडक्टर को रखे न रखे,
इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से स्पेस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कंडक्टर रखेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे, जिससे करंट आ जाएगा। तो ये एक नया फिनोमेना हो गया कि अगर आप जब भी मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करेंगे तो स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो अब हम कुछ रह गया? ठीक है, अगले पेज पे जाना चाहता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कह रहे हैं आज की दुनिया में दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पता है इसका दूसरा नाम रख देते, क्या दिक्कत है, पर नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। तो एक का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और दूसरे का नाम रख दिया गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जो था ये प्रोड्यूस किया गया था, प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्ज। प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के संसार में हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो प्रकार के हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नाम रख के दो आदमी रहते हैं, अलग अलग आदमी, इसका नाम भी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका भी इलेक्ट्रिक। वो बोले मैं तो चार्ज का बेटा हूँ, मेरे पिताजी तो चार्ज। दूसरा कह रहा है कि मेरे पिताजी तो है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक को प्रोड्यूस करने वाला मैग्नेटिक फील्ड है और एक को प्रोड्यूस करने वाला चार्ज है। जरा दिखाते हैं आपको चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है हर कोई जानता है, ये तो बहुत बार बना लिए, ऐसे बनाते थे। एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे संसार में फैल जाता है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ऐसे फैलता है। तो यहाँ चार्ज रखोगे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जैसे एक कमरे में दीपक रखोगे सब जगह रोशनी आ जाएगी, है ना? ऐसे कहीं चार्ज रखोगे पूरे संसार में सब लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। दूसरा, आपने एक छोटा सा इलाका लिया, इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड को बदला। ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सिलेंड्रिकल रीजन ऐसे यूं, ऐसे समझ लो एक लंबा सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? सोलेनोइड, है ना? इन्फाइनाइट आइडियल सोलेनोइड है ये, और इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो सोलेनोइड में करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उससे एक नए प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ऐसा। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर अपन ऐसा मान रहे हैं कि इस इलाके में जो बी है, अगर बी इंक्रीज कर रहा है अंदर की तरफ, बी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका विरोध करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। तो हमने अगर एक जगह चार्ज रखा, पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया। हमने एक जगह मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाया, तो पूरे संसार में ऐसे दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया। ये जो दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड फैला है, इसकी वजह ये है, ये जो इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, वॉयलेट कलर से जो दिखा रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ इस इलाके में बी है, ये जो कि टाइम का फंक्शन है और इंक्रीज कर रहा है। बी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने का तरीका है कि जो लेंज लॉ से करंट की डायरेक्शन आएगी ना, उधर ही होगी, क्योंकि लूप रखने के बाद करंट वैसे आ रहा है। तो अंदर की तरफ यहाँ पे एक लूप रखोगे आप, तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसका विरोध करने के लिए करंट यू आना चाहिए। तो जैसे करंट आएगा वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय लेंज लॉ, है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लेंज लॉ के नियम से आएगा। सिलेंड्रिकल रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें होंगी। दोनों में बहुत अंतर है। ये भी कहता है मेरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी कहता है मेरा नाम इलेक्ट्रिक। बोले तुम नहीं भाई, नहीं हम लोग, नाम तो हमारा एक। ये कहता है कि भाई मैं तो प्लस से शुरू होता हूँ, माइनस पे खत्म होता हूँ। इसका एक अलग रूल है। ये कहता है कि मैं कहीं से भी शुरू नहीं होता हूँ, कहीं पे खत्म नहीं होता, सिर्फ घूमता हूँ। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्लोज लूप बनाता है। ये हमेशा कहता है कि नहीं, हम तो शुरू खत्म होते हैं। प्लस से शुरू, माइनस पे खत्म, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। न जाने कहाँ से शुरू, न जाने खत्म कहाँ खत्म, वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहता है कि मैं हूं कंजर्वेटिव, ये कहता है मैं नहीं हूं कंजर्वेटिव। क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क जीरो होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क तो क्लोज लूप में ही होता है, जीरो नहीं होता है। हमने जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। अगर इसमें ऐसे सर्कल में घूमने जाएंगे, यहाँ से पोटेंशियल घटते घटते वहीं आ जाएंगे, फिर उसी पॉइंट का ही घट जाएगा जहां से शुरू हुए थे। और कह रहे हैं कि उल्टा जाओगे तो बढ़ेगा, तो उसी पॉइंट का बढ़ भी जाएगा, तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल नामक कोई तत्व होता ही नहीं। तो वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डिफरेंट नेचर है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क डन क्लोज लूप में हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क डन क्लोज लूप में हमेशा जीरो होता है, ये नहीं होता है। नाम इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, गुण बिल्कुल उल्टे उल्टे, है ना। फिर क्या है, नाम क्यों रख दिया ऐसा। ये कहता है कि मैं फोर्स लगाता हूं Q इंटू ई, ये कहता है मैं भी यही लगा, Q इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला दोनों का एक है, इसलिए दोनों का नाम एक है, पर गुण इनके अलग अलग, अलग अलग परिवार में पैदा हुए। सही कह रहे हो।
और कोई तरीका, और कोई तरीका नहीं सही। नॉन कंजर्वेटिव के लिए कंडीशन होती है कि क्लोज लूप में वर्क डन जीरो आना चाहिए, तो यहां से वर्क करोगे तो जीरो नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं। एक भी लूप में वर्क जीरो ना आए तो उसको नॉन कंजर्वेटिव कह सकते हैं। जिसका हर लूप में वर्क डन जीरो, वो है कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव साबित करने में तो एक लूप लेना है, कोई भी एक लूप ले लो। कंजर्वेटिव साबित करना कठिन काम होता है, तो ये तो पक्का नॉन कंजर्वेटिव है। बस इन दोनों में एक ही समानता है कि ये भी क्यूई फोर्स लगाता है, ये भी क्यूई फोर्स लगाता है। दोनों की यूनिट बराबर है, दोनों का फोर्स का फॉर्मूला एक है, पर दोनों स्वभाव में अलग अलग है। इसका क्लोज लूप में वर्क डन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कुछ भी हो सकता है। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्लोज लूप में दिखाएंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि किधर घूम रहे हो, उल्टा घूम रहे हो, सीधा घूम रहे हो, या परपेंडिकुलर घूम रहे हो, है ना, लूप किस तरफ लिया है। ऐसे कोई भी लूप में किसी में प्लस हो जाता है, किसी में माइनस हो जाता है, किसी में जीरो हो जाता है। यही तो नॉन कंजर्वेटिव की पहचान है। तो अब देखो दुनिया में कोई क्या हो गया, एक चार्ज था, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहा करता था। जब चार्ज चलने लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने लग गया। तो बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड पैदा करूं। तो हमने देखा कि चलते हुए चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, चलते हुए चार्ज की वजह से करंट आया, तो हमने पढ़ा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। इनडायरेक्टली चलते बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आया। हम कह रहे थे कि चार्ज जब चलता नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं, चार्ज जब चलता नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से पैदा हुआ था। फिर हमने देखा कि एक वायर में जो करंट बहता है उससे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब वो करंट अगर चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो एक नए प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। तो ऐसे एक से दूसरा पैदा हो रहा है। ठीक है, चार्ज ने पैदा किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड ने पैदा किया मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड ने पैदा किया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया तो उसका नाम रखा गया आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप वो कंजर्वेटिव वाले नहीं हो, कंजर्वेटिव तो आपके दादाजी है ना, क्योंकि उसका पिताजी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का पिताजी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से आया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से आया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रैंडफादर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे करके ये इनमें रिश्ता आ गया। अब सवाल है कि इसको निकालने का कोई तरीका है कि कोई फॉर्मूला वॉर्मूला भी है कि नहीं, है ना। तो वो फॉर्मूला बताते हैं। कितना बज रहा है, टाइम है ना अभी तो, क्या पता घंटे घंटे बज जाती है, आपकी घड़ी क्लास की सही नहीं रहती। सही है ना घड़ी, ठीक है। अभी इसमें देख रहे थे, तो अब अपन ने एक नई वजह बता दी कि जब भी कोई लूप रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो उसमें करंट बहने की वजह है एक नए प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पैदा हो गया है स्पेस में। वो पैदा होगा, भले आप लूप रखोगे या नहीं रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा स्पेस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। अगर आपने लूप रख रखा है तो उसमें करंट आ जाएगा, नहीं रख रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा रहेगा। तो ये कितना रहेगा, तो अपना फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेट ईएमएफ बराबर माइनस डी 5 ई बाई डी टी।
ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला था। नेट ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बी बाई डी टी, ये फैराडे का नियम। अब हमने ईएमएफ का एक परिभाषा पढ़ा था। ईएमएफ, वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। पर यूनिट चार्ज पर राउंड। हमने ईएमएफ की परिभाषा पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, एफिनिटी फोर्स के द्वारा क्लोज लूप में जो वर्क हुआ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को चलाता है, वो वाला फोर्स। उस फोर्स की सहायता से जो टोटल वर्क डन हो रहा है एक राउंड के अंदर। तो अपन इस ईएमएफ को ऐसा लिख लेते हैं। तो वर्क डन हो जाएगा Q इंटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल पूरे लूप में डिवाइडेड बाय Q। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो हो गया Q इंटू ई। अगर चार्ज पार्टिकल वायर में चल रहा है तो उसमें फोर्स का वैल्यू आ गया Q इंटू ई, जिधर भी ई होगा अपने आप से लग जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया डीएल, तो उन दोनों में जो भी एंगल होगा आ जाएगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन आ गया पूरे लूप में। वर्क डन, क्योंकि ईएमएफ तो पूरे लूप का था, तो इसलिए वर्क डन पूरे लूप का हो गया पर यूनिट चार्ज। चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो यहां से हमारा कैलकुलेशन आ गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, ये ईएमएफ के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारा फैराडे का फॉर्मूला और आगे एक्सटेंड हो गया। फॉर्मूले में एक टर्म और ऐड हो गया थ्योरी की वजह से, वो हम इधर लिख लेते हैं। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले की सहायता से। तो फैराडे का नियम में एक टर्म और ऐड हो गई, वही नेट ईएमएफ अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट में आ गया। तो अब हम कुछ स्पेशल केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कठिन काम होता है, आसान नहीं होता। कठिन इसलिए हो गया क्योंकि चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया था, तो वो चार्ज तो एक जगह था और इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह गया। तो एक जगह से सब जगह हुआ, पर मैग्नेटिक फील्ड ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह था, यहां भी बदल रहा था, यहां भी बदल रहा था, यहां भी बदल रहा था, हर बदलने वाले ने पैदा किया। तो उसके सोर्स ही अनंत हो गए, है ना। ज्यादा सोर्स हो गए तो उनका हिसाब लगाना कठिन हो जाता है। अपन लोगों ने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा? पढ़ना बचा हुआ है ना, ठीक है। लाइट से लाइट पैदा हुई, दीपक से रोशनी पैदा हुई, रोशनी से भी रोशनी पैदा होगी तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हर जगह रोशनी है ना। एक दीपक से रोशनी है तो सब जगह एक से डिसाइड हो रही है, पर हर पॉइंट जो रोशनी का वो भी रोशनी पैदा करे तो फिर वो बहुत टोटल सम मुश्किल आएगा, आसान नहीं पड़ेगा। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि उसको पैदा करने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत जगह है, और फिर उन सब का सम मिला करके निकालेंगे तो टोटल सम निकालना आसान नहीं, मैथ्स टफ पड़ जाता है। तो इसलिए सारे केसेस हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जो कि यही वाला है। ये वाला केस डिस्कस करेंगे जिसका ये डायग्राम बना रखा है। तो इसके लिए वही वाला केस ले लेता हूं। तो अपन ने यहां पर एक इलाका ले लिया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इन्फिनिटी लार्ज है ये पॉइंट,
ऐसे ऐसे अनंत तक जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो कि टाइम का फंक्शन है। अब उसकी वजह से आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होगा और ऐसा कुछ होगा। इस तरह से रहेगा। एक बार के लिए मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो इसमें एरो का निशान ऐसा बना दूंगा। तो ये एक इलाका है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। कैपिटल आर तक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है अंदर की तरफ, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस इलाके में भी पैदा होगा और उसके बाहर भी पैदा होगा। तो कोई ये पूछ सकता है कि बाहर क्यों पैदा हो, है ना, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप एक बाहर लूप ले लोगे ऐसे बड़ा, तो उसमें फ्लक्स तो चेंज हो गई, तो ईएमएफ तो पैदा हो गई, करंट तो पैदा होगा, इसका मतलब जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब बाहर भी होगा। तो इसलिए ये बाहर वाली साइड में आ गया। तो अब अपने पास में इक्वेशन है ये, इंटीग्रल ई डॉट डी एल माइनस टी फाइव बी बाई डी टी। इस तरह से इस फॉर्मूले की सहायता से अपन कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि किसी आर डिस्टेंस पर, अंदर किसी आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये इंटीग्रल ई डॉट डी आर की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू टू पाई आर। ई इंटू टू पाई आर डी फाइव बाई डी टी का हो जाएगा डी बी बाई डी टी इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां तक अगर मुझे आर डिस्टेंस तक मालूम करना है तो उतने इलाके में डी फाइव बाई डी टी निकालूंगा, तो उसमें से आर कट जाएगा, तो ई का वैल्यू आ गया माइनस डी बी बाई डी टी वन बाई टू डी बी बाई डी टी इंटू आर। तो ये जो व्हाइट लाइन से मैंने दिखा रखा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस आर रेडियस का जो ग्रीन रीजन है मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसके अंदर आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो सेंटर पे जीरो होगा, और ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। अगर ये तो हो गया आर लेस देन आर, लेस देन इक्वल टू आर के लिए ऐसा हो गया। अगर मैंने आर बाहर वाले पॉइंट पे लिया, जैसे मान लीजिए कि ये वाला ले लिया आर, ऐसा आर ले लिया जिसमें आर बाहर आ गया, तो इस इक्वेशन में फर्क पड़ जाएगा फॉर आउटसाइड। बाहर वाले पॉइंट के लिए ई इंटू टू पाई आर, फिर माइनस डी बी बाई डी टी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ कैपिटल आर रेडियस तक ही है, तो फ्लक्स का कैलकुलेशन तो वहीं तक का आएगा, आप भले ही रेडियस बड़ी ले लें। तो यहां से हमारे पास ई का जो फॉर्मूला आ गया माइनस वन बाई टू डी बी बाई डी टी आर स्क्वायर बाय आर, ऐसा आ गया। ठीक है ना, आर स्क्वायर बाय आर, ये हो गया हमारा आर ग्रेटर देन आर। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस तक जाएंगे तो बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप किसी सिलेंड्रिकल रीजन में
मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करवाते हैं तो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर उसका डायग्राम बन रहा है, शेप बन रहा है, और वैल्यू इससे आ जाएगी बाहर वाले पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर उससे आ जाएगी। माइनस साइन तो ये बताता है कि आपने फ्लक्स निकालते वक्त एरिया वेक्टर जब लिया था तो उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन किधर था, उसका उल्टा होगा ये। जैसे अपन ने ई एरिया वेक्टर अंदर लिया तो फ्लक्स के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई, तो अपना माइनस आया तो ये माइनस आ रहा है, उसी को बता रहा है ये। ठीक है, तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसको निकाल लिया तो इसका यूज कर लेते हैं, इस पर सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पे लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। आपने नोट कर ही लिया, कर लीजिए भाई, नहीं किया तो। हो गया क्या नोट? हो गया ना? ये लीजिए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 80, टाइम के अनुसार बढ़ता जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमने एक कंडक्टिंग रॉड रख दी है, लोहे की रॉड है ये। सेंटर से इसका डिस्टेंस डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर ये डिस्टेंस L/2, इधर ये डिस्टेंस L/2। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। फाइंड VP माइनस VQ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसकी वैल्यू KT के बराबर है। एक कंडक्टिंग रॉड रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, इसके एंड पॉइंट्स हैं P और Q। तो इनमें आपस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, ये हमको मालूम करना है। तो आप देखो कैसे मालूम करते हो आप।
तो आप लोगों ने इसका जवाब तैयार कर लिया है या ये सवाल समझ लिया है? जवाब अब देखेंगे, ठीक है? तो अब देखिए कि कैसे करेंगे। सवाल तो करना बात की बात है, पहले समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या है ना। सॉल्व करना फिजिक्स में बात का हिस्सा है। जिसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो फिर सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं। तो अभी अभी हमने ये सीखा कि अगर किसी इलाके में मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो उस इलाके में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। चाहे आप कंडक्टर रखें ना रखें, वो तो होके रहेगा। जैसा कि फॉर्मूले के अनुसार दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो इस वजह से यहाँ पर एक सर्कुलर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ इस चित्र में दिखा रखा है। ऐसा हो जाएगा। फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, विरोध करने के लिए करंट ऐसे जाएगा, लूप रखेंगे तो इसलिए ऐसा ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो नीले रंग से मैंने दिखाया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे कंडक्टर रख दिया। जब हम कंडक्टर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहेंगे कोई धक्का मार रहा है, किसने धक्का मारा है? तो दोस्त कहेगा लगता है ये कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। वरना हम तो रुके रुके तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ धक्का मार पाता है? हम तो आराम से बैठे, ये मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं है। अच्छा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने धक्का मारा, किधर धक्का मारा? बोले तो उल्टे ही लगाते हैं हमेशा। तो इस तरफ ई इंटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर फोर्स लग जाएगा। तो जैसे वो सर्कल बन रहा है वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है तो सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर भाइयों हमला हो गया है, हमारे इलाके में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लड़ो, बॉर्डर संभालो। ये फट से अपने बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देते हैं। तो इनके भाइयों ने एक दूसरा फोर्स पैदा कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो जब भी ये चार्ज शिफ्ट होते हैं तो चार्ज की वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, क्योंकि इनका काम है फोर्स जीरो करना। कोई सा भी फोर्स आ जाए, मैग्नेटिक फोर्स आ जाए, सूडो फोर्स आ जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आ जाए, बाहर के किसी भी फोर्स का हमला आजाद इलेक्ट्रॉन पर होगा। आजाद इलेक्ट्रॉन को अपनी आजादी प्यारी है, कुछ लोग उसमें कुर्बान हो जाएंगे, बॉर्डर संभाल लेंगे, बाकी सब लोग मस्त रहेंगे। फिर तो ऐसे बॉर्डर पे जाने के बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये दोनों बराबर बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि ये तो नॉन कंजर्वेटिव है। पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसकी वजह से होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो अपन ये जानते वो वही होगी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर डिस्टेंस पे क्या आती है? ये तो हम जानते ही हैं कि कितनी आती है। तो यहां से आर डिस्टेंस के लिए ये तो अभी अपन ने निकाला था, कैलकुलेट किया था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस R/2 dB/dt। dB/dt तो k हो गया, तो RK/2। ठीक है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई RK/2। कैसे पता किया? ये वाला फॉर्मूला लगाया। कोई के माइनस तो नहीं लगाया आपने, वो हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन लगा लिया ना, वो माइनस डायरेक्शन ले लिया, मैग्नीट्यूड आ गया RK/2। इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि वो उसका मुकाबला करेगा।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गया इस तरफ। अब देखो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के दो कंपोनेंट करेंगे। ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो ये जो रॉड है इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा मोटा करके दिखा रहा हूँ, देखने में रॉड अच्छी लगेगी ऐसे। तो इस रॉड में क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए शिफ्ट, कुछ इस तरह कि इन पे फोर्स इधर लगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गए, है ना, कुछ इधर जमा हो जाएंगे, कुछ इधर जमा हो जाएंगे, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस। देखो जैसे इस तरफ इधर है तो इस तरफ देखोगे ना तो इधर आएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना इस पे फोर्स लगेगा E इंटू इंड्यूस्ड, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों तरफ सिमेट्रिकल पॉइंट्स पे देख रहा हूं मैं, इस तरफ या उस तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट हो गए, ई एस कॉस थीटा और ई एस साइन थीटा। तो इस तरफ आया ई एस कॉस थीटा। अब देखो ई एस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ई एस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं आर के बाई टू कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा आ गया, आर कॉस थीटा तो डी हो गया के डी बाई टू। इस तरफ भी ई एस कॉस थीटा और इधर ई एस साइन थीटा। तो ये तो मैंने थोड़ा गलत बना दिया क्या, ठीक ही तो बनाया। ऐसे बनाया तो प्लस इधर होगा माइनस इधर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक लगाया, ठीक। तो डायरेक्शन मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, उल्टा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर था ना, फोर्स इधर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, माइनस का साइन है ना, इसलिए डायरेक्शन उलट गया, ये सही नहीं डायरेक्शन, चार्ज भी सही नहीं है फिर तो। चार्ज भी सही नहीं है। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ ई एस साइन थीटा और इस तरफ ई एस कॉस थीटा। तो इस तरफ आ जाएगा प्लस का चार्ज, यहाँ प्लस का चार्ज जमा होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ उल्टा दिखा दिया तो इसको मिटा देते हैं। तो अब इस तरफ हो जाएगा प्लस और इधर माइनस और इधर भी माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरफ ई एस साइन थीटा और इस तरफ ई एस कॉस थीटा। तो देखो रॉड की मोटाई तो कुछ है नहीं, इसलिए ई एस साइन थीटा का तो कोई रोल ही नहीं। हम तो ऐसे परपेंडिकुलर जाएंगे ना ऐसे, तो कॉस थीटा का रोल आएगा और ई एस कॉस थीटा भाग से कांस्टेंट आ गया, मतलब के डी बाई टू फिक्स आ गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वीपी माइनस वी क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड है के डी बाई टू और डिस्टेंस है एल, तो के डी बाई टू इंटू एल।
तो इस तरह से हमें मिल गया इस रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस। भोले बच्चों के लिए फिर से बताता हूं कि क्या कर दिया, क्या हो गया, फिर से सुनेंगे। हमारे को क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि एक इलाका था ऐसा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था। ऐसे इलाके में हमने एक कंडक्टिंग रॉड को रखा था, फिर हमसे पूछा था कि इसके दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हमने कहा इस रॉड को तो अभी साइड में रखो, अभी देखते हैं कि क्या हुआ। तो हम ये जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो उसकी वजह से कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अगर यहाँ पे लूप रखूंगा तो उसमें फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो उसका विरोध करने के लिए करंट ऐसे आएगा, जैसे करंट आएगा वैसे ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब हमको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इसकी वैल्यू किसी भी डिस्टेंस के ऊपर अंदर वाले पॉइंट पे इस फॉर्मूले से दी जाएगी। डीबी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के आ गई, तो आर के बाई टू सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। जब हम एक कंडक्टिंग रॉड को यहाँ रखेंगे तो उसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ई इंटू ई इंड्यूस्ड फोर्स इधर आ गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और एक कंपोनेंट इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो जाएंगे। इसी तरह का एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर भी ले लिया। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यूं जा रही है तो फोर्स इधर की तरफ आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक नीचे आएगा, तो इधर की तरफ कुछ माइनस जमा हो जाएंगे, इधर की तरफ कुछ माइनस जमा हो जाएंगे। इन चार्जेस के जमा होने से यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाएगा जो कि इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अपना ये जो ब्लू कलर का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यू था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसके अगेंस्ट इधर होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन का है तो इस पे फोर्स इस तरफ लग गया और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स इधर लग गया, ये दोनों बैलेंस हो गए। तो हमने ये जान लिया कि जितना जहां जहां कंडक्टर रखा है उस कंडक्टर में आजाद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फोर्स से कैंसिल कर देंगे। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन कंजर्वेटिव टाइप का है, उससे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है, पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो अब इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा हो गया। हमने किसी थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस के ऊपर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू यहां से निकाल ली, आर के बाई टू के बराबर हो गई। उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में किया जो कि यहाँ दिखा दिया ई एस कॉस थीटा, तो इसको कॉस थीटा से गुणा किया, तो ये आर है ये थीटा है तो कॉस थीटा डी के बराबर हो गया, तो के डी बाई टू आ गया। तो इस कंडक्टर के अंदर इस रॉड की लेंथ के अलोंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आ गई के डी बाई टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते तो पोटेंशियल घटता है, तो वीपी माइनस वी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो ये डायरेक्टली आंसर आ गया। ये एक तरीका था प्रॉपर रीजनिंग के साथ कि क्यों हुआ क्या हुआ। एक और विचार है जिसमें कि हम इतना हिसाब नहीं लगाते, सीधा बता देते हैं। वो ये है कि अगर कोई चीज अधूरी है उसे पूरा करो। अगर मैं इस सेंटर से इसको ज्वाइन कर दूं तो मेरा ये कंडक्टिंग लूप बन जाएगा ट्रायंगल वाला। इस ट्रायंगल वाले कंडक्टिंग लूप में ये जो नीले रंग का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो इस वॉयलेट कलर वाले के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं। जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा फैराडे के नियम से वो सारा इसी में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये लेंथ परपेंडिकुलर हो गई, ई और डीएल आपस में परपेंडिकुलर हो गए ना, ई डॉट डीएल। तो इस वाले पोर्शन में ई डॉट डीएल जीरो, इस वाले पोर्शन में ई डॉट डीएल जीरो, तो पूरे लूप का नेट ई डॉट डीएल नेट ईएमएफ के बराबर होगा, और नेट ईएमएफ फैराडे के नियम से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। तो इसका टोटल फ्लक्स निकालूंगा, तो इसका फ्लक्स निकालने में क्या रखा है, बेस इंटू हाइट,
80 हाफ बेस है इसका L, हाइट है इसका D, d5/dt, तो KLD/2। ये आ गया नेट ईएमएफ। माइनस साइन तो डायरेक्शन में चला जाता है, तो हमें पता लग गया कि इस ट्रायंगुलर लूप के अंदर नेट ईएमएफ KLD/2 होगा। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, जो कुछ होगा इसमें होगा। जो इसमें होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस KLD/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जिधर करंट जाएगा ऐसे हाई पोटेंशियल अपन पता कर सकते हैं। ईएमएफ की डायरेक्शन जो लेते थे ना अपन, फैराडे के नियम से जो ईएमएफ की डायरेक्शन लेते थे, उसी डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। बैटरी बन रही है ना उसी तरफ, तो Vp माइनस VQ की वैल्यू वही आ गई, KLD/2। ठीक है, तो इस तरह से अपन कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर ये रॉड जो है किसी जगह पर ऐसे कर देते तो क्या होता, ऐसे सर्कुलर आर्क में रखते तो आंसर में फर्क पड़ता क्या? फेराडे के नियम से पता लग रहा है कि फ्लक्स में फर्क पड़ता, पड़ रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे सर्कुलर आर्क बना दूंगा तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, तो ईएमएफ ज्यादा आ जाएगा, तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। इस वाले तरीके से सोचने में टाइम लग जाएगा, जो पहले वाला मेथड है। फैराडे के तरीके से जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फैराडे के नियम के संबंधित सारी बातें समाप्त कर दी गई है ना, सारे कारण बता दिए गए। तो फैराडे का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे दूसरी बात पे बढ़ेंगे। होमवर्क करने की बात आ रही, बताओ आप लोग क्या करोगे? टेस्ट के बाद एक दिन छुट्टी भी तो रहती, तो उसमें क्या करेंगे आप? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला सेक्शन है ना, इसमें सेक्शन डी नहीं करना है। कौन सा इसके आगे सेक्शन क्या ई होगा फिर? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला है ना एक, वो वाला सेक्शन करना है। टाइम वेरिंग वाला एक सेक्शन कर लेना, ये रखते हैं। ठीक है, हेलो।